देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा खौफनाक किस्सा जिसके बाद मेरी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया। लोग कहते हैं कि सफ़र के दौरान व्यक्ति को संभल कर चलना चाहिए, लेकिन कितना भी संभल कर चलो, जब उसकी किस्मत खराब होती है तो मौत उसके पास खुद चल कर आती है। आज मैं स्टेशन पर खड़ा खड़ा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी वक्त बीत चुका था और ट्रेन अभी भी स्टेशन पर नहीं पहुंची। लोगों की आंखें प्लेटफार्म पर जमी हुई थी। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से तकरीबन आधे घंटे की देरी से चल रही थी। आधा घंटा कम नहीं होता है और एक ट्रेन जब इतना लेट करती है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होता है। ठंडी और बर्फीली हवाओं की वजह से मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था और मैं अपने बदन के ऊपर काली कंबल ओढ़ते हुए एक बार फिर उसी स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। अभी मैं उस स्टेशन की बेंच पर बैठा ही था कि एक आदमी मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया और उस आदमी के हाल चाल मुझे थोड़े अलग और अजीब लग रहे थे। और इतने में ही मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि इतनी देर से मैं यही उम्मीद लगाए बैठा था कि वो ट्रेन जल्द से जल्द स्टेशन पर पहुंच जाए और मैं अपना सारा सामान लेकर अपने लक्ष्य यानी उस शहर तक पहुंच सकूं जहां जाना आज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी मैं ट्रेन का नज़ारा देखकर ट्रेन के अंदर चढ़ने ही वाला था कि मेरे पीछे पीछे वो आदमी भी उसी बोगी में बैठ गया जिसके अंदर मैंने अपने पैर रखे थे। सबसे पहले मैंने उस बोगी को देखा। लोगों की सांस लेने तक की आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं दी, यानी कि इस बोगी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। और ये नज़ारा देखकर मैंने सोचा कि आज मुझे अपना सफ़र एक शांत भरी बोगी के अंदर बिताना है, जिस कारण मैं आराम से उस बोगी के अंदर बैठने को तैयार हो गया। और इसी बीच मुझे किसी के हल्के कदम पटकने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन पर जो आदमी मुझे अपने बगल वाली बेंच पर बैठा हुआ दिखाई दिया था, ये वही शख्स था। बाद में मैंने उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालते हुए अपनी सीट पर आराम करने लगा। वो आदमी भी अब मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठा था और इस समय उस आदमी के हाथ में एक किताब थी। उस किताब को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, जो कि उसके ऊपर एक राक्षस को फोटो लगी हुई थी। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन इस समय मैंने उस आदमी से इस बार में बातचीत करना उचित नहीं समझा और उसे डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी आंखें बंद करके मैं चुपचाप आराम करने लगा। और इतने में मेरा बैग सीट के ऊपर से फिसलता हुआ नीचे गिर पड़ा। जब मैं अपने बैग को उठाने के लिए नीचे झुका, तब जाकर मेरे दिमाग में एक विचार आने लगा। और वो विचार ये था कि जब मैं स्टेशन पर बैठा था तब भी उस आदमी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, और अब जब ये मेरे सामने बैठा है तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा। मैं उस आदमी की हरकतों से अब बोर हो चुका था, जिस वजह से मैंने उस आदमी को सामने से बोलते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपको किस शहर तक अपना सफ़र करना है? मेरी ये बात सुनकर वो आदमी एक हल्की सी आवाज़ में बोला, मैं अनलिमिटेड सफ़र तय करता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कहीं पर भी और कहीं भी उतर जाता हूँ। उस आदमी का इतना भयानक और इतना करारा जवाब सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद ही पड़ गया। पता नहीं उस काले से आदमी ने मुझे इतना करारा जवाब क्यों दिया होगा। वैसे तो मैं एक बार अपनी बेइज्जती करवाने के बाद चुप नहीं बैठता, क्योंकि मेरी एक आदत है, जब भी मेरे सामने कोई बैठा होता है और मैं अकेलापन महसूस करने लगता हूँ तो मैं किसी से भी बड़बड़ाने लगता हूँ। इस बार कुछ ऐसा ही था। मैं उस आदमी को घूरता हुआ बोला, भाई साहब, आप देखने में तो बड़े ही पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास करना आजकल की जनरेशन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मेरी ये बात जब उसके कानों में पड़ी तो उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान झलकने लगी। और इस बार उस आदमी का जवाब कुछ ऐसा था जो बाकी बड़ा कठिन और बड़ा ही गहरा था। वो आदमी कहने लगा, आजकल की जनरेशन इन चीज़ों के अंदर अपने घुटने जल्दी टेक देती है, क्योंकि उन्हें इनका अनुभव नहीं होता। आप बेचारा संभल कर रहें। एक बार फिर उस आदमी की गहरी बात ने मेरे दिमाग में अफरा तफरी मचाना शुरू कर दिया। उस आदमी के जवाब बड़े अजीब होने के साथ साथ बड़े ही रहस्यमय लग रहे थे। खिड़की के अंदर से सरसराती हुई ठंडी हवाओं का
लुप्त लेता हुआ मैं एक जोर की अंगड़ाई लेते हुए ट्रेन के बाहर देखने लगा। ट्रेन के बाहर एक लंबा चौड़ा खाली वीरान सा रास्ता वहां पर बना हुआ था, जहां कुछ देर पहले उस खिड़की के अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रही थी, तो अब एक जोर की बदबू ने ट्रेन के अंदर दाखिला दे दिया। ये बदबू इतनी गंदी थी कि मुझे तो उल्टी जैसा फील हो रहा था। मैं उसी वक्त ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, और जब मैं ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा तो वो आदमी बोला, भाई साहब जरा संभल कर, यहाँ पर कदम कदम पर मौत हमारा इंतज़ार करती है, और गलती से भी इस लास्ट वाली सीढ़ी पर अपना पैर मत रख देना, वरना मौत आपको एक ऐसा तोहफा प्रदान करेगी जिसके बारे में सोचना तक किसी गहरे खौफ से कम नहीं होता। उस आदमी की इन बातों से अब धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर एक दहशत पैदा होने लगी। एक तो मैं उस बोगी के अंदर अकेला था, और ऊपर से उस आदमी की बातों ने मेरे दिल में एक डर बैठा दिया था। मुझे हर कदम पर खौफ महसूस हो रहा था। भय का तूफान मेरे सर पर लगातार एक बड़ा रूप ले रहा था। एक तो वहाँ का नज़ारा एकदम साफ था, और ऊपर से ठंड के इस समय में मेरा पूरा बदन कांप रहा था। अब तो कंबल भी उस ठंड में अपने घुटने टेक चुके थे, और इसी बीच उस ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सामने कोई स्टेशन आने वाला है और ट्रेन स्टेशन पर यात्रियों को उतारने वाली है। मैं भी थोड़ी राहत की सांस और खुली हवाओं का लुत्फ लेने के लिए अभी ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गया, और ट्रेन से नीचे उतरने की फिराक में था। इस वक्त जो स्टेशन आने वाला था, उस छोटे से स्टेशन का नज़ारा बड़ा ही कठिन दिखाई पड़ रहा था। पहले तो मुझे उस स्टेशन पर कुछ यात्री बैठे हुए नजर आए, लेकिन जब ट्रेन उनके और करीब पहुंची तो मैंने देखा कि उन यात्रियों के बीच किसी तरह की लड़ाई चल रही थी। पता नहीं किस चीज़ के बारे में वो आपस में लड़ रहे थे। और फिर वो कुछ यात्री उस स्टेशन से बाहर निकल गए, लेकिन सब कुछ उस वक्त मेरे दिमाग से तबाह हो गया जब मैंने उस सुनसान स्टेशन को देखा। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम खाली था। खामोशी के साथ साथ घना कोहरा भी वहाँ पर छाया हुआ था। एक बार फिर ट्रेन ने अपने चलने का संकेत दे दिया। मेरे हाथ इतने ठंडे पड़ चुके थे कि मैं अपने ठंडे हाथों से ट्रेन के गेट को भी ठीक से नहीं पकड़ पाया। किसी तरह मैं उस बोगी के अंदर चढ़ तो गया, लेकिन उस ठंड ने मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से जमा दिया था। मेरे हाथ और पैर मुश्किल से हिल रहे थे। मेरा पूरा का पूरा बदन ठंड के मारे अकड़ने लग गया था, पर उस आदमी के शरीर पर अभी भी ठंड का कोई असर नहीं था। मैं उस आदमी की हरकतों से बड़ा हैरान था। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, एक बार ये किताब आप मुझे दे सकते हैं? लेकिन मेरी इस बात पर उस आदमी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद उस आदमी को भूख पड़ते पड़ते नींद आ चुकी है, जिस वजह से मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ लगाया, और जब उसने अपनी आंखों से बुक नीचे की तब मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। अब उस आदमी की आंखें हरे हरे रंग में तब्दील हो चुकी थी, और उसके हाथों के नाखून अपने आप ही बढ़ने लगे। उस आदमी के काले काले और गंदे गंदे दांत बड़े ही डरावने लग रहे थे। मैं अपने सीट से उठा और वहाँ से भागने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं भाग भी कहाँ तक सकता हूँ। जब मैं एक बोगी से दूसरी बोगी के अंदर पहुँचा तो उस बोगी में भी सन्नाटा पसरा हुआ था, और जब मैं दूसरी बोगी से अगली बोगी में जाने लगा तो वहाँ का दरवाज़ा पूरी तरह से जाम था। लंबी लंबी गर्दन और बड़े बड़े नाखून वाला ये शैतान इतनी सी देर से मेरे बगल में बैठा था। मुझे क्या पता था कि ये कोई इंसान नहीं है, और मैं दम दबाकर किसी तरह भागने की अब कोशिश में था। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो मेरे पीछे पीछे इस बोगी के अंदर पहुंचने वाला है, जिस कारण मैं वहीं बोगी में मौजूद एक सीट के नीचे छिप गया। उस सीट के नीचे छुपे हुए तकरीबन अब आधा घंटा बीत गया, लेकिन अभी भी मुझे वहाँ किसी की हलचल सुनाई नहीं दी थी। ऊपर से अब ठंड ने मेरे ऊपर अपना जादू बरपा रखा था। आज तो साला मेरी किस्मत ही खराब थी और मैं बुरी तरह फंस चुका था। पता नहीं आज की एक क़यामत भरी रात कब तक ख़त्म होने वाली थी। मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका था, और इसी बीच मुझे एक बार फिर से ऐसा लगा कि ट्रेन एक बार फिर किसी स्टेशन पर रुकने वाली है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोगी के दरवाजे तक जा सकूं, मगर जब अपनी मौत को अपने सामने देखा तो मुझे हिम्मत भी दिखानी पड़ी और जल्दी से बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो इस वक्त ट्रेन जंगल से घिरे हुए
एक रास्ते के अंदर से गुजर रही थी। एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ जंगली झाड़ियों के अलावा किसी और चीज़ का नाम ही नहीं था। और इसी बीच भागती हुई ट्रेन धीमी होने लगी। इसका मतलब साफ था कि अब सामने एक स्टेशन आने वाला था जो शायद मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों को तय कर सकता था। मेरी ज़िंदगी को बचाने का इससे बेहतरीन मौका मुझे कहीं नहीं मिलता। उस बोगी से नीचे उतरने को मैं तत्काल ही तैयार हो गया, लेकिन ट्रेन रुकने से पहले ही धीमी होने लगती है। इससे पहले कि ट्रेन और धीमी होती और मैं नीचे उतर पाता कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगा। ट्रेन के अंदर बनी चीज़ों से मेरा पूरा बदन छिलने लगा। पता नहीं अब मेरा शरीर किधर पहुंचने वाला था। मेरे हाथ और पैरों के अंदर जोरदार मोच आ चुकी थी, लेकिन अब मैं अपने जबड़े को पूरी तरह कसकते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को संपूर्ण तरीके से ढीला सा कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे ये आभास हुआ कि अब सब कुछ नॉर्मल है, तो तब जाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं उस बोगी के बाथरूम में था जहाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ से खून टपक रहा था और ये खून किसी की खोपड़ी से निकल रहा था। खून की वो छोटी छोटी बूंदें सीधे मेरे मुंह पे गिर रही थी। आसान तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी कयामत आ चुकी है। बाथरूम के ऊपर से टपकाने वाला ये खून एक शब्द से निकल रहा था। मैं जल्दबाजी करते हुए बाथरूम के एक कोने से उठा और चिल्लाते हुए भागने लगा। बाथरूम का दरवाज़ा बहुत ही आसानी के साथ खुल गया। तभी मैं बिना कुछ जाने बोगी के दरवाजे से नीचे कूद गया और कूदते समय मैं स्टेशन पर लगे एक लोहे के पाइप से जोर से टकरा गया और एक भारी आवाज़ के साथ मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। इससे पहले कि मेरी आँख खुल पाती कि इस ट्रैक के पास कुछ अच्छे लोग मेरे पास पहुँच गए और उन्होंने मुझे उस बर्फीली ठंड से बचाया और स्टेशन गार्ड के रूम तक लेकर गए। मेरे शरीर पर सिर्फ बाहरी चोट आई थी, जिस कारण उन्होंने मेरे हाथ और पाँव के ऊपर कुछ पट्टियां बांध दी और मैं सही सलामत रहा। जब सुबह हुई तो उस स्टेशन गार्ड ने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं तो वहीं पर किसी अच्छी शक्ति का वास होना भी एक नॉर्मल सी बात है। उस दिन मैं उस स्टेशन पर ना कूदता तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। खैर उस दिन के बाद मैं आज तक कभी भी अकेलेपन में सफ़र नहीं काटता, क्योंकि मुझे अकेलेपन में खौफसा महसूस होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।